ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड भूपेश आनंद। दोस्तों हम चैप्टर नंबर 12, वी आर इन चैप्टर नंबर 12 नाउ। वी हैव कंप्लीटेड 11 चैप्टर्स। और बेटे मैं आज के इस लेक्चर में जो आपको बताने जा रहा हूँ ये सब कुछ आपको पहले से ही मालूम है, बट स्टिल बिकॉज वी हैव अ चैप्टर सो फॉर्मली आई हैव टू कंप्लीट इट। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 11 चैप्टर्स। बेटे हमने 11 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं और अब जो चैप्टर्स रह गए हैं आई थिंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं और बड़े अच्छे अच्छे से हैं। दिस चैप्टर स्पेसिफिकली, दिस चैप्टर यू नो इट वेरी वेल, आपको बहुत अच्छी तरह से आता है। और बेटे मैं आज इस लेक्चर में, इस चैप्टर में तीन तरह की बातों को डिस्कस करने वाला हूँ एंड आई विल बी डिवोटिंग 2 लेक्चर्स। एक आज का लेक्चर और एक नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम आगे चलेंगे। बेटे आप रजिस्टर ओपन करें और मैं चाहता हूं कि देखिए आपके बैठने का थोड़ा सा स्टाइल इस तरह से होना चाहिए। मुझे आज आई एम गेटिंग बेनिफिट टुडे ऑल्सो। मैं आज भी जब भी पढ़ता हूं इसी पोज में पढ़ता हूं और यकीन मानिए विद्या की देवी सरस्वती ज़्यादा आती है जब आप इस पोज में पढ़ते हैं। आपकी एनर्जी लेवल, देयर इज अ साइंटिफिक रीजन बिहाइंड दैट कि आपका एनर्जी फ्लो होता है। तो आइए हम सब उस पॉजिटिव एनर्जी के साथ कुछ आगे चलें और आप अपने रजिस्टर्स को ओपन कर लें। बेटा 3 बातें मैंने डिस्कस करनी है इन 2 लेक्चर्स में, और एक बात हम डिस्कस करेंगे पेबल्स के ऊपर। कुछ आगे चलेंगे तो एक नया कंसेप्ट डिस्कस करेंगे प्रोविजंस के ऊपर, एंड वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन पेबल्स एंड प्रोविजंस, कि पेबल्स में और प्रोविजंस में क्या डिफरेंस है। और थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो हम कॉन्टिजेंट लायबिलिटी की बात यह करेंगे, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोविजंस एंड कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज। मेरी बात आप समझ रहे हैं? सो आई विल बी डिस्कसिंग विद थ्री पॉइंट्स मेनली। वन इज पेबल, second is provisions and third is contingencies. Basically these 3 यही हमारे चैप्टर का नाम है। तो आप सब लिखें पेबल्स, आप सब लिखें प्रोविजंस और आप सब लिखें कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज। नो डाउट वी हैव रिटन लायबिलिटीज बिकॉज एज पर द प्रूडेंस कंसेप्ट आई विल बी ऑल्सो डिस्कसिंग विद द एसेट्स, बट आप ये 3 बातें लिखें, पेबल्स, प्रोविजंस, कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज। लेक्चर वन मैंने एक बात बचपन से सीखी, ये बात मुझे ऐसा लगा कि इन दिस फाइनेंस फील्ड, इन दिस कॉमर्स फील्ड, एज कंपेयर टू मैंने इंडिया में सीए, सीएस, सीएम में तीनों डिग्रीज हासिल कर ली और दीज आर द बेस्ट डिग्रीज। एक ज़माने में ये बेस्ट डिग्रीज हुआ करती थी। अभी मैं आजकल लेटेस्ट फाइनेंस कोर्सेज, ग्लोबल फाइनेंस कोर्सेज भी कर रहा हूँ। मैंने डिप्लोमा IFRS लंदन भी किया और इन सभी बातों में मुझे एक बात ये समझ आई कि intelligence is not a precondition for clearing these examinations in finance, in commerce field. आपका हार्ड वर्क, आपकी लगातार कंसिस्टेंसी, आपकी जो परसिस्टेंसी है बेटे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एज कंपेयर टू कि आप बड़े इंटेलिजेंट गाय हो, आपको एक बार पढ़ते हो जल्दी से याद हो जाता है, बड़ी जल्दी रीड कर लेते हो बुक। वो सब एक सेकेंडरी मैटर है। मैं तो समझता हूँ इवन इफ यू आर एवरेज और अ बिलो एवरेज स्टूडेंट, बट इफ यू आर कंसिस्टेंट, इफ यू आर परसिस्टेंट, बेटे कैसे झरने का पानी एक पत्थर पे गिरता है और उस पत्थर का निशान उसको पत्थर को चेंज कर देता है, बेटे डायरेक्शन बना देता है। कितना मजबूत था वो रॉक। सो द पॉइंट इज आपके लगातार जो एफर्ट्स है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। भले एक छोटा सा आपने स्टेप लिया रेगुलर, रोज, डेली, दैट विल बिकम अ लॉन्ग स्टेप। तो इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद आज इस लेक्चर नंबर 1 को स्टार्ट कर रहा हूं। और आज जो बातें मैं बताऊंगा उसके लिए आपको थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए, बट बिफोर दैट एक बार आप सभी बेटे मेरे जूस नोट्स एक बार निकाल लीजिए। जो जूस नोट्स मैंने आपको दिए हैं चैप्टर नंबर 12 को लेकर। We have covered these chapters. I am on 12th chapter, that is payables, provisions and contingent liabilities. बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। MCQs, MTQs बार बार they are asking that in relation to provisions, in relation to payables, in relation to contingent liabilities. और मैंने क्या किया, इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आपके सामने मेंशन कर दिए, that these are the learning objectives. Classify terms as current or non-current liabilities. We have discussed so many times, but still again I will be discussing that what is the difference between current liabilities and non-current liabilities. Identify and explain the examples of payables.
ठीक है जी. डिफाइन एंड इलस्ट्रेट द डिफरेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजंस एंड कंटिंजेंट एसेट्स. कैलकुलेट एंड रिकॉर्ड प्रोविजंस एंड मूवमेंट इन प्रोविजंस. ठीक है, तो हम ये डिस्कस करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में. मैं 2-3 बातें तो डिस्कस कर ही लूंगा और बड़ी कोटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट सी लगती है बेटा, जब तक जीना तब तक सीखना. इट मीन्स एजुकेशन का कभी कोई एंड है ही नहीं. आप जितना चाहे नॉलेज गैदर कर सकते हैं. अनुभव ही जीवन में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है. द इंग्लिश ऑफ दिस इज until you die you have to learn something, you have to keep learning, because that learning will give you experience and that will only give is a path for success. बेटे ऊपर से कोई सीख के थोड़ी आता है, सब हम यहीं पे सीखते हैं. और मैंने इस चैप्टर को डिवाइड किया इन कंसेप्ट्स में, लायबिलिटीज, पेबल्स, प्रोविजंस. तो बेटे आज का ये जो लेक्चर है ना, इसमें मैं 3 बातों तो डिस्कस कर ही लूंगा, ये वाली लायबिलिटीज, प्रोविजंस and payables. So I will be discussing with this two. नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी बात करेंगे और थोड़े से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे और यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. दोस्तों मैं भूपेश आनंद सबसे पहले आज के इस लेक्चर में आपको समझाने जा रहा हूँ that what I mean by a liability, and then I will be telling you what I mean by a payable, and then I will be telling you what are the different types of payable and what are the accounting treatment for that. उन सब की accounting treatment भी सीखेंगे. और आज मैं एक अक्षय कुमार का बड़ा अच्छा सा गाना आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि आप सबने भी अपने सपने बनाए हैं, उसने भी अपने सपने बनाए थे. वो सपनों को पाना है बेटे, सपनों को पाके दिखाना है. रजिस्टर ओपन कर लिया, कमर सीधी करके बैठ गए. आइए मैं ले चलूं आपको उस दुनिया में जहां पर रोशनी रोशनी है. बेटे पहली बात जो मैं डिस्कस करने वाला हूं, दैट रिलेट्स टू बेसिक कंसेप्ट्स फॉर लायबिलिटीज. सो देयर आर some basic concepts for liabilities which I should be aware of before doing this chapter number 12, that is on payable, on provisions and on contingent liabilities. Basic concept है क्या? मुझे पता होना चाहिए what I mean by liability. आपको पता होना चाहिए what is the meaning of obligation. You should know what is the meaning of actual liability. You should know what is the meaning of expected liability. You should know what is the meaning of a contingent liability. मतलब इनके बारे में थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त होना चाहिए. और इसको बैलेंस शीट में कहाँ पे शो करते हैं, इसकी अकाउंटिंग एंट्री कहाँ पास करते हैं. अब मैं आपके पास आता हूँ और आप मुझे बताइए लायबिलिटी का मतलब आपके हिसाब से क्या है. लायबिलिटीज क्या होती है बेटे, एसेट्स क्या होते हैं. वी हैव डिस्कस. लायबिलिटीज का मतलब है वो ऑब्लिगेशंस, वो देनदारी जो आपको लोगों को देनी है, क्योंकि आपने उनसे या तो लोन बोरो कर लिया, और यू हैव परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, और यू हैव टेकन द सर्विसेज बट यू हैव नॉट पेड. I think you must be remembering that in chapter number 3 and 4 in first few lectures, I have told you that what are the different ways from which I can create a liability. There are 3 ways, 3 reasons because of which liabilities can be created on me. देनदारी, मुझे किसी को पैसे देने हैं. बेटे क्यों देने हैं? बिकॉज मैंने उससे बोरो कर लिए थे, लोन ले लिया था HDFC से, तो आई हैव बोरोड अ लोन. बिकॉज आई हैव बोरोड अ लोन, दैट इज अ लायबिलिटी. Still, I know that can be a long-term liability or a current liability. I'm not concerned with up to this point that whether it is long-term or short-term. But the point is, it is an obligation due to past transactions, past events. भूतकाल में, past tense में मैंने कुछ ऐसी घटनाएं घट दी from the business point of view, due to which now in the present tense I have a obligation to pay to them. इसका मतलब आपने जब आप स्कूल में थे तो आपने किसी दोस्त से लड़ाई की और आज भी वो दुश्मनी है और उसकी वजह से आपको आगे भी फेस करना पड़ सकता है. इट मीन्स इट इज ड्यू टू पास्ट इवेंट्स. A present obligation, still a obligation, still you have to pay, still there is an obligation, still there is a liability which will involve outflow of resources, जिसको जब आप पे करेंगे तो आपकी जेब से पैसे बाहर जाएंगे, आपकी रिसोर्सेज आउट हो जाएंगी. देयर विल बी आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज. मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो बेटे आप फर्स्ट पॉइंट तो पहले लिख लें. लायबिलिटीज रेफर्स टू फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ अ बिजनेस. अब एक बच्चा लिख नहीं रहा क्योंकि उसको लगता सब आता है, उसको वो बेवकूफ है, थप्पड़ मारूंगा खींच के. लिखो, liabilities refers to.
अ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, इसका मतलब एक ऐसी ऑब्लिगेशन जिसमें मेरे पैसे लगने वाले हैं. इफ आई वांट टू सेटिस्फाई इट देयर विल बी अ आउटफ्लो फ्रॉम माय पॉकेट. Liabilities refers to a financial obligation of a business. Liabilities refers to financial obligation of a business. Liabilities are the amounts which a business owes to others. बट एक ऐसा अमाउंट है जो हमें दूसरों को देना है, जो दूसरों को पे करना है, मैंने उनको देना है, मेरी देनदारी है. मैंने उनसे या तो उधार में कुछ गुड्स परचेज की थी पिछले जमाने में या in the last accounting period, or I have borrowed some money in the last accounting period or in the last to last accounting period. I'm not concerned with that. No doubt I have done some past events. I have achieved the services from my employees, but I have not paid for that. It means the amount which I have owed, business entity is a separate legal entity. Corporate entity, company is a separate legal entity. Apollo Tyres, हिंदुस्तान लिवर का मैं आज आपको बैलेंस शीट SOFP शो करने वाला हूँ और उसमें मैं बताऊंगा कि लायबिलिटीज क्या होती है. बेटा लायबिलिटीज के अलग अलग तरीके होते हैं. आइए एक बार देख लेते हैं कि हिंदुस्तान लिवर की लायबिलिटीज कैसे होती है. बेटा आइए ये देखिए, ये मैंने हिंदुस्तान लिवर की बैलेंस शीट ओपन कर दी एंड दिस इज नॉन करेंट लायबिलिटीज. अभी मैंने ये नहीं बताया व्हाट विच लायबिलिटीज आर नॉन करंट एंड विच लायबिलिटीज आर करंट. वो डिपेंड करता है किस टाइम पीरियड में आप उनको सेटिस्फाई कर रहे हैं, किस टाइम पीरियड में आपको उसकी पेमेंट करनी है. अभी मैं टाइम पीरियड में जा ही नहीं रहा. अभी मैं कहता हूं लायबिलिटीज उस बला का नाम है जो आपके सिर पे फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, जो आपने दूसरों को पैसे देने हैं. आपके सिर में वो लटकती हुई तलवार है क्योंकि पास्ट टेंस में आपने कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस की थी ड्यू टू विच नाउ देयर विल बी आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज. आपकी रिसोर्सेज जाएंगी, आपकी जेब से पैसे जाएंगे, आपके बैंक से पैसे जाएंगे. यू हैव टू सेल द इन्वेस्टमेंट्स एंड यू हैव टू पे दोज लायबिलिटीज, दोज ऑब्लिगेशंस. चेक करते हैं बेटे नॉन करंट लायबिलिटी में देखिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस. आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट आई मीन बाय प्रोविजन, व्हाट आई मीन बाय लायबिलिटी, व्हाट आई मीन बाय पेबल. इवन इन करंट लायबिलिटीज में देखिए शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल्स. ट्रेड पेबल आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बेटे. इस चैप्टर का नाम भी तो यही है, पेबल्स, प्रोविजंस एंड कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस. So today basically I will be discussing about what I mean by payable, what I mean by provision, what I mean by contingent liabilities and what is the difference between these three. आइए सर, मैं भूपेश आनंद, मैं आप ही के लिए चाहता हूं कि आप पहला पॉइंट लिख चुके हैं तो एक बार देख लें. लायबिलिटीज रेफर्स टू फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ अ बिजनेस. लायबिलिटीज आर द अमाउंट विच अ बिजनेस ओज टू अदर बिकॉज बिजनेस इज अ सेपरेट. मैंने आपको बताया था बेटे, पहले भी बताया था, इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी. बिजनेस जो है बेटे वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है. लाला जी और लाला जी का बिजनेस दोनों अलग अलग है. हम दोनों को सेपरेट पार्टीज मानेंगे. बिजनेस के लिए लाला जी भी एक उधार वाले व्यक्ति हैं या लाला जी भी एक डिफरेंट पर्सन है. तो वी नो दैट. So next point which we have to write down is, we have already discussed so many times that liabilities can be created. The obligations of liabilities can be due to three reasons. We have just seen in the Hindustan Lever balance sheet that the liabilities can be due to non-current liabilities, and within non-current we have seen within non-current we have seen borrowings, and then we have seen provisions, then we have seen trade payables, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अदर करंट लायबिलिटीज. सो उन बातों को मैंने 3 कारणों में लिख दिया. ठीक है जी. तो थर्ड पॉइंट लिखना है, लायबिलिटीज कैन बी क्रिएटेड ड्यू टू 3 रीजंस. रीजन नंबर 1, लोन बोरोड. रीजन नंबर 2, क्रेडिट परचेजेस. अब बेटे रीजन नंबर 3 अभी प्रीपेड छोड़ देते हैं, अभी मैं ये नहीं बता रहा. आप अभी एक सेकंड, जो मैं कह रहा हूँ पहले उसको देखिएगा. मैं कहता हूँ जी रीजन नंबर 3 कैन बी अक्रूड एक्सपेंसेस एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अक्रूड एक्सपेंस. हमने ऑलरेडी किया हुआ है.
मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने चैप्टर नंबर 12 कर रहा हूं और मैं लाइबिलिटीज में हूं। मुझे पेबल्स बताने हैं, मैं धीरे धीरे पेबल्स की तरफ बढ़ रहा हूं। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। Liabilities can be created due to three reasons. One reason can be loan borrowed. Second reason can be due to credit purchases. We have purchased the goods, but we have not paid that same. That is credit purchases. And the third is accrued expenses. We have availed the services. We have availed the employee services. हमने electricity की services ले ली, rent की services ले ली, employee की मेहनत की services ले ली, but हमने उसकी payment नहीं की. Fourth point, liabilities can also be classified on the basis of, बेटे मैंने आपको एक बात ये बतानी है कि टाइमिंग ऑफ सेटलमेंट, आपने वो ऑब्लिगेशन कब पे करनी है, उसकी सेटलमेंट कब है, यू नो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो टाइमिंग ऑफ सेटलमेंट, आप उस लाइबिलिटी की सेटलमेंट कब कर रहे हैं। अगर 12 महीने में सेटलमेंट करनी है तो वी विल से that liability is a current liability, and if you want to settle or if you have an obligation to settle after 12 months, then I will say that is a non current liability। तो बेटे current liability में और non current liability में आप timing of settlement को benchmark रखेंगे। timing of settlement is the key man, timing of settlement is the spider man, timing of settlement is the chacha chaudhary, timing of settlement is phantom। बेटे दैट विल डिसाइड दैट वेदर इट इज अ करंट और नॉन करंट। तो आइए जी लाइबिलिटीज के लिए फोर्थ पॉइंट लिख लीजिए। लाइबिलिटीज कैन बी, वी आर डूइंग बेसिक कंसेप्ट्स। बेटे करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट लाइबिलिटीज मैंने बता दिया। इफ द टाइमिंग ऑफ सेटलमेंट इज विद इन 12 मंथ्स, फॉर एग्जांपल आई हैव टू पे फॉर गुड्स, यू नो आई हैव परचेज दोस गुड्स ऑन क्रेडिट एंड आई हैव टू पे विद इन 6 months। So I will say that is not my non-current liability, I will say that is my current liability। तब मैं कहूंगा कि वो मेरी current liability है। और अगर मुझे wages अगले महीने देनी ही है 7 तारीख को as per minimum wages act, तो बेटे that is my current liability। But if I have borrowed a loan from a HDFC for 10 years, a plant and machinery loan, and I'm not liable to pay within 12 months, no doubt I will be paying some amount out of 10 installments. The installment which you have to pay within 12 months, that will be a current liability, and all other installments which are supposed to paid after 12 months will be named as non current liabilities। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। इसका मतलब एक लोन के अंदर भी आप बाइफरकेट करेंगे कि अगर वो लोन में उसका कुछ अमाउंट आपने 12 महीने में देना है तो हम उसको करंट मानेंगे, और अगर 12 महीने के बाद में देना है तो हम उसको नॉन करंट मानेंगे। तो आप फोर्थ पॉइंट लिख रहे हैं, लायबिलिटीज कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड इनटू करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज। तो बेटे एक छोटा सा एग्जांपल है, ऐसा ही टेबल बनाना है बेटे, सेम टेबल प्रिपेयर करना है, सेम टेबल अपने रजिस्टर में। कहते हैं लिखते ही लिखते हमें बहुत सारी बातें क्लियर हो जाती है। मैं आपके सामने एक जीता जागता एग्जांपल हूं। मैं जब ये हैंड रिटन स्लाइड्स बनाता हूँ, नो डाउट आई हैव प्रिपेयर्ड यू नो ऑल जूस नोट्स, स्टिल आई एम प्रिपेयरिंग हैंड रिटन स्लाइड्स। तो लिखते ही लिखते और आइडियाज और कंसेप्ट मेरे अंदर चले जाते हैं। तो बेटे यही हैबिट मैं चाहता हूँ आप में कल्टीवेट हो। आप अपने पेज को डिवाइड करें, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में आप लिख लें विच आर टू बी पेड विद इन 12 months। आई हैव जस्ट टोल्ड यू दैट 12 months द टाइमिंग ऑफ सेटलमेंट इज इंपॉर्टेंट। इफ दोज आर टू बी सेटल्ड विद इन 12 months, करंट। इफ दोज आर टू बी सेटल्ड आफ्टर 12 months, नॉन करंट। एग्जाम्पल देख लीजिए बेटे, करंट में मैंने अभी अभी बताया, आज यही तो बताना है, पेबल्स। अब आप इसको ट्रेड पेबल कह दें, अकाउंट्स पेबल कह दें, खाली पेबल्स कह दें, ट्रेड क्रेडिटर्स कह दें, कुछ भी कह सकते हैं। नाम में क्या रखा यार, आप मेरे मैं आपका हूं बस। बैंक ओवरड्राफ्ट, आई थिंक अक्रूड एक्सपेंसेस हमने डिस्कस किया था, दैट दोज एक्सपेंसेस विच यू हैव टू पे विच यू हैव नॉट पेड यू नो आर नेम्ड एज accrued expenses। Similarly, non-current liabilities, those obligations which are to be paid in a longer period and the timing of settlement is more than 12 months, 12 महीने के बाद देने हैं, तो मैं कहता हूं that is named as a non-current liability। होप आपको बात समझ आ रही है। अभी हिंदुस्तान लेबर की बैलेंस शीट आपने देखी थी, तो लॉन्ग टर्म लोन देखे थे, डिवेंचर्स देखे थे, ठीक है जी। तो यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, स्टार लगा दीजिए बेटे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं 5 स्टार्स लगा रहा हूँ और इस स्टार्स में लिख रहा हूँ टाइमिंग ऑफ सेटलमेंट ऑफ a liability is important criteria। I repeat, timing of settlement
of a liability is important criteria on the basis of which we will decide that whether that liability is a current liability or a non current liability. मैंने अब आपको कुछ और गहराई में लेके जाना है, धीरे धीरे आपको और ज्यादा डिस्कस करना है. बेटे वो जो ऑब्लिगेशन की बात मैंने की थी ना, अभी की ना आपसे, क्या की मैंने कहा लाइबिलिटीज रेफर्स टू द ऑब्लिगेशन जो आपकी देनदारी है, विच यू हैव टू पे, जो आपको देना पड़ेगा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बेटे वो जो ऑब्लिगेशन है ना, दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. इट मीन्स ड्यू टू टू ऑब्लिगेशंस, ड्यू टू टू कैटेगरीज ऑफ ऑब्लिगेशंस, आई एम सपोज टू पे दैट. बेटे वो ऑब्लिगेशन क्या है? बेटे एक तो हो सकती है कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, कंस्ट्रक्टिव, और एक हो सकती है लीगल ऑब्लिगेशन. आज हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या है. आप घर बनाते हैं, अपनी मर्जी से बनाते हैं. कोई थर्ड फ्लोर भी 3 माले बना सकता है, 4 माले बना सकता है, बेसमेंट बना सकता है, पार्किंग स्पेस बना सकता है. इट डिपेंड्स अपॉन यू. आप एमसीडी से तो बाहर का नक्शा लाते हैं ना, अंदर क्या बनाना है उस नक्शे के अंदर, दैट डिपेंड्स अपॉन यू. सो आई विल से कंस्ट्रक्टिव का मतलब है ऐसी ऑब्लिगेशन जो आपने खुद अपने लिए क्रिएट की है, आपकी बातों से, आपने अपने आप अपनी प्रैक्टिसेस से, पास्ट पॉलिसीज से आपने वो ऑब्लिगेशन, अपनी देनदारी क्रिएट की है. दैट इज नेम्ड एज कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन. मैं रिपीट करूंगा, ऑब्लिगेशन आर ऑफ 2 टाइप्स. वन इज कंस्ट्रक्टिव, सेकंड इज लीगल. कंस्ट्रक्टिव में जैसे अमेजोन का एग्जांपल मैं लेता हूं, तो बेटे आपको पता है अमेजोन, फ्लिपकार्ट, Myntra या जो भी ई कॉमर्स साइट्स हैं, as per their policies or as per their tradition or as per their practices, they are taking return within 7 days. कि 7 दिन में आप उनसे खरीदा हुआ सामान वापस कर सकते हैं. अब ये पॉलिसी इन्होंने खुद अपने आप बनाई है, गवर्नमेंट ने नहीं कहा, रेगुलेशन ने नहीं कहा. एज पर द प्रैक्टिस, एज पर द एक्सपीरियंस, उनको लगा कि भाई रिटर्न फैसिलिटी देंगे तभी जाकर कुछ लोग हमारे से ज़्यादा परचेज करने वाले हैं. वी कैन इंक्रीज आवर सेल्स. सो दिस टाइप ऑफ ऑब्लिगेशन. अब आप ये बताइए, जब आप एक सामान खरीदते हैं, इफ यू परचेज अ गुड फ्रॉम Amazon and within 3 days, 5 days or within a week you are returning it, now that Amazon people, they have a liability, that they people have a obligation to return your money back. But that liability which is being created by Amazon, that is named as constructive obligation. So there are 2 types of obligations. There are 2 types of obligations due to which we can create a liability. एक का नाम है कंस्ट्रक्टिव, जो हमने खुद बनाई है अपने लिए. एक होती है लीगल. हाँ बेटे, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स देना कंपल्सरी है एज पर द लॉ ऑफ द लैंड. इट मीन्स अगर आप नहीं देंगे, देन इट इज अ लीगल ऑब्लिगेशन दैट यू हैव टू पे इट. Similarly, as per Minimum Wages Act, it is important to pay at least the minimum wages to your employees. So that is a legal obligation. And in the below the invoice आपने लिखा हुआ है up to 12 months you will be giving warranty for this product. आपने इनवॉइस में लिख दिया कि 12 महीने तक आप वारंटी दे रहे हैं, on the site warranty. It means that is a legal obligation that you have to fulfill that. तो बेटे मैंने आपको कहा liabilities are the financial obligations. फिर मैंने कहा obligations are of 2 types, one is constructive and second is legal. फिर मैंने कहा constructive वो होती हैं जो आप खुद क्रिएट करते हैं, और legal वो होती हैं which are through operation of law or by entering into contract. आपने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया, इनवॉइस दिया, इनवॉइस में आपने कुछ कंडीशंस लिखी, इट मींस यू आर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. इट मीन्स यू आर गोइंग फॉर अ लीगल ऑब्लिगेशन. इट मीन्स यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग दैट. तो बेटे आज की क्लास में आपको पहले 5th पॉइंट लिखना है, अभी 6th नहीं लिखना, पहले 5th लिखना है. ऑब्लिगेशन मे बी कंस्ट्रक्टिव और लीगल. अब बेटे इसके लिए मैंने बड़ा ही प्यारा सा एक चार्ट प्रिपेयर किया, मुझे बहुत अच्छा लगेगा. इन केस यू राइट डाउन दैट चार्ट, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन 5th पॉइंट के नीचे ही आपने पेज में यू हैव टू डिवाइड द पेज इनटू 2 पार्ट्स. एक तरफ लिख दीजिए कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन और दूसरी तरफ लिखिए लीगल ऑब्लिगेशन, बिकॉज इट विल बी वेरी हेल्पिंग यू इन MCQs.
तो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन में लिखिए विच डिराइव फ्रॉम एंटिटीज एक्शंस, ऐसी ऑब्लिगेशन जो एंटिटी की एक्शन से डिराइव होती हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था Amazon, फ्लिपकार्ट, बाय पास्ट पब्लिश पॉलिसीज। आप कुछ भी कार्ट में परचेज कर रहे हैं एंड विद इन 7 days यू कैन रिटर्न इट इवन यू हैव ओपन दैट बॉक्स as per the published policies of Amazon. So these types of obligations are named as constructive obligations. और ड्यू टू करंट स्टेटमेंट, मैंने पास्ट में कभी नहीं रिटर्न किया, लेकिन मैं अब कह रहा हूं दैट टुडे आई एम गिविंग यू स्टेटमेंट दैट विद इन 15 days, पहले हम 7 दिन का रिटर्न लेते थे, बट आप अज्यूम करते हैं फॉर प्रमोटिंग सेल्स, आई हैव अज्यूम दैट विद इन 15 days यू कैन रिटर्न दीज गुड्स। इट मींस दिस इज अ करंट स्पेसिफिक स्टेटमेंट ड्यू टू विच नाउ एंटिटी हैज टेकन सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि मैं ये सामान जब आप वापस करेंगे तो मैं इसको आपको पैसे रिटर्न कर दूंगा। सो दीज टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज आर करंट, दीज टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज आर नेम्ड एज कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटीज। ठीक है जी। सो एक्सपेक्टेशंस आर क्रिएटेड। जब आप ऐसी बातें रखेंगे तो बेटे एक्सपेक्टेशंस हो जाएंगी। आप मेरी बात को समझ रहे हैं बेटे? सेकंड मैंने लिखना है, आप लिखेंगे लीगल ऑब्लिगेशंस विच डिराइव फ्रॉम टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। आप एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हैं, seller and buyer, they are entering into a contract, or you are buying a plant and machinery from a German company and there is a contract, there is a letter of contract. As per that you have as a buyer and that person as a seller has to fulfill those conditions, and I will say that is named as a legal obligation. Or terms, legislation, the law of the land is that you have to do this, you have to behave like this, you have to dress up like this, you should do this, you should not do this. It means that is, for example, a business entity should not create a pollution in air, should not create a pollution in water, environment clean रखना चाहिए। तो इन सभी चीजों को your product should be eco friendly, and if you are not fulfilling it, you are liable, you may be liable to pay the amount, you may be liable to pay the penalties. आपने अगर pollute किया air को या water को pollute कर दिया तो आपको पेनल्टीज देनी पड़ेंगी। तो मैं कहूंगा इट इज अ लीगल ऑब्लिगेशन विच इज थ्रू लेजिस्लेशन और थ्रू ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो मैंने कहा लायबिलिटीज कैन बी क्रिएटेड, लायबिलिटीज आर ऑब्लिगेशंस एंड ऑब्लिगेशंस आर ऑफ 2 types, वन इज कंस्ट्रक्टिव, सेकंड इज लीगल। आई थिंक होप आपको समझ आ गया बेटे लीगल और इसमें एक बार एग्जांपल लिख लें। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है जी। मिनिमम वेजेस लिखेंगे बेटे, सबने लिखना है बिल्कुल ईमानदारी से। वारंटीज, एयर पोल्यूशन लॉ, वाटर पोल्यूशन, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी बातें मैंने आपको बताई जस्ट टू एक्सप्लेन दैट व्हाट आई मीन बाय द वर्ड लीगल ऑब्लिगेशन। अब मैं आ रहा हूं बेटे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 37 IASB की बातें करेंगे। IASB, हाँ बड़े पापा, मैंने चैप्टर 2 में बताया था व्हाट आई मीन बाय IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। दे हैव इशूड सो मेनी स्टैंडर्ड्स। एक स्टैंडर्ड की बात हम आज डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 37। बेटा वो भी समझाती है दैट व्हाट आई मीन बाय अ लायबिलिटी। तो उसके वर्ड्स को बड़ा इंपॉर्टेंटली देखना है, बिकॉज दोज वर्ड्स वी विल यूज व्हाइल डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन किस के बीच में, पेबल्स के बीच में, प्रोविजंस के बीच में एंड कंटिजेंट लायबिलिटीज के बीच में। सो एज पर IAS 37 लायबिलिटी इज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। एज पर IAS 37 लायबिलिटी इज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। आज वर्तमान काल में, भविष्य की बात नहीं कर रहे, भूत की बात नहीं कर रहे, वर्तमान, प्रेजेंट टेंस, टुडे, T0, दिस इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। आपकी देनदारी, now obligation can be constructive or legal, we have already discussed that, arising from past events, आपने आज देने क्योंकि भूतकाल में आपने कुछ घटनाएं घटित कर दी थी।
सेटलमेंट ऑफ विच, जिसको आज सेटलमेंट करने के लिए हमारी जेब से पैसे जाएंगे, विच इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस, जिसकी वजह से हमारी जेब से पैसे बाहर चले जाएंगे, दैट इज नेम्ड एज अ लायबिलिटी एज पर IAS 37. प्लीज सभी स्टूडेंट्स लिखेंगे बेटे, नो डाउट योर पेपर इज MCQ, बट स्टिल आपको लिखना है. एज पर IAS 37, लायबिलिटी इज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन. Liability is arising from past events. Liability is settlement of which is expected to result in outflow of resources. आपकी resources outflow हो जाएंगी, आपकी resources cash outflow हो जाएगा, because I want to settle that. So that is a present obligation which is due to past events. I have to settle it. For settling it, my resources will be going out. So I will say, as per IAS 37, it is my liability. आइए जी, मैं अब आ गया मुद्दे पे. बेटे चैप्टर का नाम है पेबल्स, चैप्टर का नाम है प्रोविजंस, चैप्टर का नाम है कंटीजेंट लायबिलिटीज. तो मैं पेबल्स की बातें करने जा रहा हूं. मैंने अभी तक आपको जो भी बताया एक बैकग्राउंड समझाने की कोशिश की. बेटे आपको पता है, आप गुड्स जब परचेज करते हो, दैट यू डू परचेजेस, ऑल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, all trading companies, they purchase raw material, they purchase some goods either for manufacturing purpose or for trading purpose. आप सामान खरीदते हो, बेटे बिजनेस करते हो क्यों? टू अर्न प्रॉफिट. तो आप खाली थोड़ी बैठेंगे, आप कुछ परचेज करेंगे, रॉ मटेरियल खरीदेंगे, उसको बनाएंगे. जैसे डोमिनोज पिज्जा बेस बाय करेगा, कैप्सिकम बाय करेगा, ओनियन बाय करेगा, चीज अमूल का बाय करेगा, बड़े बड़े ओवन्स बाय करेगा, एम्प्लॉयज को रखेगा. उसके बाद वो एम्प्लॉयज क्या करेंगे, उस पिज्जा बेस को, उस ओनियन को, कैप्सिकम को, पनीर को, चीज को, दे विल कन्वर्ट इट इनटू अ फिनिश गुड एंड डोमिनोज विल सेल दैट एंड दैट विल रियलाइज सम मनी. तो बेटे डोमिनोज ने पहले क्या किया, परचेज किया. क्या परचेज किया? रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल किस लिए परचेज किया? फॉर मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स. तो मैं आज आपसे ये बात करने वाला हूं कि डोमिनोज जब परचेज करेगा तो परचेजेस कैन बी ऑफ टू टाइप्स. वेरी सिंपल. Either I can pay it at that moment or I will say okay, I will pay after some time. It means purchases can be cash purchases or credit purchases. In this point, आपको क्रेडिट परचेजेस का एंट्री पता होना चाहिए और कैश परचेजेस का एंट्री पता होना चाहिए. कैश परचेजेस तो सिंपल ही है, चैप्टर वहीं पे क्लोज हो जाएगा, कोई पेबल पिक्चर में नहीं आने वाला. बेटे पेबल तब आएंगे जब आप क्रेडिट परचेज करते हैं. तो आपको पहले 7th पॉइंट लिखना है. परचेजेस रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ गुड्स बॉट बाय अ बिजनेस. Purchases refers to the amount of goods bought by a business. Purchases refers to the amount of goods. बेटे purchases refers to the amount of goods bought by a business for. किस लिए बेटे हम गुड्स को क्यों खरीदते हैं? या तो हम उसको एज इट इज बेच देंगे, जैसे क्रोमा है या रिलायंस डिजिटल है, उसने MI से फोन परचेज किए, मोबाइल फोन एज इट इज बेच दिए. सो ईदर फॉर ट्रेडिंग पर्पस और फॉर यूज इन प्रोडक्शन. तो यहां पर आप लिख लें, डोमिनोज पिज्जा का एग्जांपल दिया मैंने, फॉर यूज इन प्रोडक्शन. और यहां पर लिख लें, यहां लिख लें बेटे रिलायंस डिजिटल. वर्ड लिख लें रिलायंस डिजिटल. लैपटॉप परचेज कर रहा है डेल के फॉर ट्रेडिंग पर्पस. इट मींस यू आर बाइंग द गुड्स either for selling it or for use for production. Now when I say production, it means you are converting from raw material to work in progress and then from work in progress to finished goods. So purchases can be of two types. One is cash purchase and second is credit purchase. अभी बताया बेटे. कैश परचेज सिंपल है बेटे, एंट्रीज 10 बार बता दी जनरल एंट्रीज चैप्टर 3 and 4 में. आई विल डेबिट परचेजेस. गुड्स आ रही हैं, गुड्स बढ़ रही हैं, तो गुड्स का एसेट बैलेंस है, एसेट का डेबिट नेचर होता है, हम डेबिट करेंगे, बट गुड्स की जगह हम परचेजेस लिखेंगे, डेबिट परचेजेस. कैश जा रहा है, क्रेडिट कैश. ठीक है जी, चैप्टर क्लोज. बट पॉइंट इज क्रेडिट परचेजेस. बेटे आपको पता है क्रेडिट परचेज को मैंने एक कंसेप्ट से समझाया था, अक्रूवल कंसेप्ट.
आपने ट्रांजैक्शन इस बार एंटर किया है, एज पर मैचिंग कंसेप्ट आपको इस बार एंट्री पास करनी चाहिए. यू हैव टू पास द एंट्री इन दिस अकाउंटिंग पीरियड, बट वी हैव नॉट पेड एनीथिंग. तो बेटे फिर क्या हो गया, हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो गई. दिस इज नेम्ड एज अ लीगल ऑब्लिगेशन बिकॉज this liability is created through legal obligation because you have entered into an agreement, a sale agreement, as per which you will buy those goods and you are supposed to pay this much amount as on this period. It means you are deferring your payment. So this is a accrual concept and it is a legal obligation. तो मैं दोस्तों यहाँ पे लिख रहा हूँ क्रेडिट परचेजेस. कैसे एंट्री क्या पास करेंगे, डेबिट परचेजेस. देखिए कैश परचेज हो या क्रेडिट परचेज हो, परचेजेस तो डेबिट होंगे ही, गुड्स तो आ ही नहीं है. अब गुड्स में हम पैसे दिए तो कैश क्रेडिट कर देंगे, गुड्स में पैसे नहीं दिए तो हमारी देनदारी है, हमारी ऑब्लिगेशन है, इट इज अ लीगल ऑब्लिगेशन. तो हम ये कह रहे हैं कि हम देंगे. तो देंगे को हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेबल. तो चैप्टर का नाम क्या है, पेबल. तो मैंने लिख दिया क्रेडिट पेबल. और क्रेडिटर्स भी लिख सकते हैं, और ट्रेड क्रेडिटर्स भी लिख सकते हैं, और अकाउंट्स पेबल भी लिख सकते हैं. मैंने जान के लिखा पेबल क्योंकि चैप्टर नंबर 12 का नाम है पेबल. आप अकाउंट्स पेबल और जस्ट पेबल लिख सकते हैं. अब आप ये बताइए, जब आपने लीगल ऑब्लिगेशन, you have entered into a legal obligation, you have entered into financial legal obligation as per which it is due to past events. It is a present obligation which is to be settled and it will involve outflow of resources. तो मैंने क्या एंट्री पास की, डेबिट पेबल क्रेडिट कैश, डेबिट पेबल क्रेडिट कैश. तो देखिए जी आराम से, ऑन पेमेंट फॉर पेबल, डेबिट पेबल क्रेडिट कैश, डेबिट पेबल क्रेडिट कैश. तो मैंने भूपेश आनंद आपके सामने खड़ा बेटे, लायबिलिटीज की सारी बातें बता दी, पेबल्स की सारी बातें बता दी, पेबल्स का उद्गम स्थान क्या है वो बता दिया, और पेबल्स की एंट्री क्या होती है वो भी बता दी. इस चैप्टर का नाम है पेबल, प्रोविजंस एंड कंटिजेंट लायबिलिटीज. अब मैं एक गाना दिखाऊंगा, उसके बाद प्रोविजंस करेंगे, अभी नहीं कर रहे. या उससे पहले आप एक बार मेरे जूस नोट्स निकालिए बेटे. जूस नोट्स बड़े प्यारे से बनाए. आइए हम जूस नोट्स को देखेंगे. जूस नोट्स में आई थिंक वी हैव डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लायबिलिटीज, ये सब कर लिया, ठीक है जी. कंस्ट्रक्टिव लीगल भी कर लिया. उसके बाद बेटे पेबल्स हम डिस्कस कर रहे हैं. Payables, an entity can purchase goods on two types, cash purchases, credit purchases. Cash में pays immediately, credit में pays in 30 to 60 days. मैंने लिख दिया ऐसे ही. एंट्री आपको पता ही है, लॉजिक बता दिया, अकाउंटिंग इक्वेशन कंसेप्ट का लॉजिक यूज करेंगे, ठीक है जी. अब ये ट्रेड पेबल अकाउंट एक बनाएंगे, अभी आप टेंशन मत लें, इसको भी देख लेंगे, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल. अभी हमने करना है प्रोविजंस. मेन पॉइंट ये रहेगा आज के लेक्चर का अट्रैक्शन, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेबल्स एंड प्रोविजंस. मैं अभी गाना दिखा रहा हूँ, फिर उस गाने के बाद मैं दोबारा से इन स्लाइड्स में आऊँगा, और मैं चाहता हूँ कि आप तब तक नोट करें व्हाट इज द मेन डिफरेंस एज पर IAS 37 और व्हाट इज द मेन डिफरेंस एज पर द जनरल डेफिनेशन, दैट व्हाट आई मीन बाय पेबल एंड व्हाट आई मीन बाय प्रोविजंस. पेबल में और प्रोविजंस में क्या डिफरेंस है. पेबल क्या होता है, अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू पास्ट इवेंट्स which will 100% involve outflow of resources. But what I mean by provision, provision क्या होता है बेटा, provision is a liability of uncertain timings and or amount. इसका मतलब दोनों ही अनसर्टन हो सकते हैं, या एक अनसर्टन है. क्या अनसर्टन है, टाइम, कि कब देना पड़ेगा ये क्लियर नहीं है, या कितना देना पड़ेगा, या कब देना पड़ेगा और कितना देना पड़ेगा. देना है, ये बात पक्की है, बट कब देना है, हाउ मच टू पे एंड व्हेन टू पे, that is uncertain. But in case of liabilities, in case of payable, it is not uncertain. I know that I have to pay this much amount, X amount, and I have to pay within 60 days. So that I will say it is payable. But I am not, if I am not aware that how much is to be paid and when it is to be paid, but I know that it has to be paid, so I will say it is not a payable, rather it will be categorized in a different name, and that name is payables, that name is provisions. तो मैं
भूपेश आनंद आपको प्रोविजंस के बारे में अभी बताऊंगा। तो आज हम 3 कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, 2 कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, बट दिस चैप्टर रिलेट्स टू 3 कंसेप्ट्स, पेबल्स, provisions and contingent liabilities. So today I will be able to bifurcate between payables and provisions. तो नेक्स्ट क्लास में हम तीनों का डिफरेंस देखेंगे। तो बेटे देखो, ए प्रोविजन इज अ लायबिलिटी, इट इज ऑल्सो लायबिलिटी, इट मीन्स इट इज अ ऑब्लिगेशन, इट इज ऑल्सो ऑब्लिगेशन, एंड ऑब्लिगेशन कैन बी ड्यू टू either constructive or legal. But the point is, I am not aware which time it is to be and how much amount it is to be paid. It means that okay, a provision can be recognized only when 3 criteria है। बेटे आपके एग्जामिनेशन के लिए ये 3 क्राइटेरिया बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इन तीनों में से एक भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ देन इट विल बी रिगार्डेड एज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी। नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे, और कंटिंजेंट लायबिलिटी के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिफरेंट है, प्रोविजंस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिफरेंट है, पेबल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिफरेंट है। सो यू शुड नो व्हाट आर दोज 3 क्राइटेरियाज। आपको वो 3 बातें पता होनी चाहिए जो महात्मा गांधी जी की थी कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। सो आई विल से दोज 3 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं पहली बात करूंगा पेबल्स की, I have already discussed that. Second point will be provisions. I am going to discuss that. And the next lecture I will be doing with contingent liabilities. तो provisions के लिए 3 criteria क्या हैं? There is an obligation arising from past. Obligation तो है. It is probable that there will be a future outflow of economic benefits. और ये भी पक्का है, probability है कि होगा। बेटे प्रोबेबिलिटी का टोटल 0 से 1 के बीच में होता है, कहीं पे भी वेरी करती है, पॉसिबिलिटी नहीं है। पॉसिबिलिटी का मतलब है हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, बट प्रोबेबिलिटी का मतलब है होगी, बट अब ये श्योर नहीं है कि कितने % होगी। सो दैट इज अ प्रोबेबिलिटी। सो इट इज अ प्रोबेबल दैट देयर विल बी फ्यूचर आउटफ्लो, इट इज प्रोबेबल दैट देयर विल बी फ्यूचर आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स। The amount can be reliably estimated, और उस अमाउंट को हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। बट ये भी क्राइटेरिया, ट्रीटमेंट क्या हो देखेंगे, ठीक है जी। तो अभी हम आ रहे हैं इसके ऊपर, बट मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा पहले एक बार गाना देख लें, थोड़ा सा मूड चेंज हो जाए आपका, फिर हम आएंगे, ठीक है जी। सुनिएगा। उड़े उड़े बादल का एक टुकड़ा कैसे मैं तोड़ूं, डूबे डूबे दरिया का एक कोना कैसे निचोड़ूं, कैसे बताओ ना रात दिन, काटूं मैं धूप की डोरियां, बांधूं मैं छांव की बोरियां, जानू ना 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 वो सारे सपने मैं तेरे सदके बस गया है, तू मेरी नस में, अब जहां तू आ रहा हूँ मैं वहां, वो सारे सपने मैं तेरे सदके हो गया हूँ मैं तेरे बस में, अब जहां तू आ रहा हूँ। बेटे कैसा लगा ये गाना? आपने मुझे अपने टेलीग्राम ग्रुप में या व्हाट्सएप ग्रुप में बताना है, और यूट्यूब में अगर हम अपलोड करेंगे तो आप कमेंट में बताइए। बेटे सपने होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो आइए हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक बार दोबारा से लास्ट पॉइंट में आ जाएं, आज के लेक्चर के लास्ट पॉइंट में, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ प्रोविजन। तो पहली बात हम सीखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोविजन, एंड देन व्हाट विल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजंस। 2 बातें सीखनी है कि प्रोविजंस का मीनिंग क्या है, क्या मतलब है प्रोविजन का। जैसे मैंने बताया था, पेबल का मीनिंग क्या है, लायबिलिटी का मीनिंग क्या है, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन का मीनिंग क्या है, लीगल ऑब्लिगेशन का मीनिंग क्या है। ऐसे व्हाट आई मीन बाय प्रोविजन। प्रोविजन जैसे आप आउट ऑफ स्टेशन कभी जाते हैं, हिल स्टेशन घूमने गए,
दोस्त। तो आपको क्या लगता है, आप सारे पैसे खर्च कर देते हैं या कुछ आप बचा लेते हैं? बेटे आप बचा लेते हैं क्योंकि आपको लगता है कि कुछ पैसे सेफ कस्टडी में या इमरजेंसी पर्पस के लिए होने चाहिए, क्या पता जरूरत पड़ जाए। तो दैट बाय दैट इट मींस आप प्रोविजन क्रिएट कर रहे हो फ्यूचर में कोई भी अनसर्टेन घटना घटने के लिए। आपको पता है कि हो सकती है, कब होगी, कितने अमाउंट की होगी, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट, बट आई एम अवेयर दैट इट विल हैपन। तो प्रोविजंस हेडिंग लिखेंगे, those expenses slash losses the amount of which is not known with certainty। ऐसे खर्चे, ऐसे लॉसेस, जैसे आपने वारंटी दे दी कि आप 12 महीने तक कुछ भी लॉस होगा तो वी विल बियर, वी विल रेक्टिफाइड। अब आपको नहीं पता कि लॉस होगा भी या नहीं होगा, अगर होगा तो हाउ मच अमाउंट विल बी स्पेंट। तो मैं कहूंगा दैट इज अ warranty, that warranty which you have given, that is a liability, that is a loss which can happen and for which you are not aware how much it will, you have to pay, how much you have to incur and when it will happen। तो लिखेंगे those expenses slash losses the amount of which is not known with certainty, those expenses और those losses the amount of which, जिसका अमाउंट हमें नहीं पता, is not known with certainty because they are not yet incurred in the current accounting period। अभी हुए नहीं है, मुझे ऐसा अभी तो हुए नहीं, क्योंकि अगर हो जाते तब तो वो पेबल्स में आ जाता, लाइबिलिटीज में आ जाता, अभी हुए नहीं है। बट ड्यू टू पास्ट एक्सपीरियंस मुझे ऐसा पता है कि हो सकते हैं, कब होंगे आई एम नॉट श्योर, कितने के होंगे आई एम नॉट श्योर, बट होंगे। ठीक है जी, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक। तो उसके लिए क्या करना है, एज पर प्रूडेंस कंसेप्ट। बेटे वो एक्सपेंसेस, वो लॉसेस जिसका अमाउंट तो मुझे नहीं पता, आई एम अनसर्टेन अमाउंट है, अनसर्टेन टाइमिंग्स है, और दोनों अनसर्टेन है और एक अनसर्टेन है। फॉर एज पर प्रूडेंस कंसेप्ट, समझदारी का कंसेप्ट क्या कहता है कि आपको उन फ्यूचर लॉसेस की, उन फ्यूचर एक्सपेंसेस की इस अकाउंटिंग पीरियड में प्रोविजन क्रिएट करनी चाहिए। इट मींस आपको वो एक्सपेंसेस या वो लॉसेस इस ईयर में बुक करने चाहिए। ठीक है जी, तो मैं आ गया जी नेक्स्ट पॉइंट में। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट टू प्रॉफिट, द पॉइंट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, and those financial statements can give true and fair view if and only if I will follow the prudence concept, and as per prudence concept all expenses, all losses, even if they have not incurred, but I am of the view that there is a probability of having that they will incur in future time. No doubt I am not aware that how much will be the amount, how much will be, at which time they will occur, but still I know that they will be there. So as per prudence concept I should account for and then only I should calculate by profit। बेटा ऐसा ना हो ना कि आप प्रोविजन ना करें, आप अभी तो गुलाब जामुन दे रहे हैं अपने शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को, गवर्नमेंट को बता रहे हैं दैट वी हैव अर्न्ड ह्यूज प्रॉफिट्स, और नेक्स्ट ईयर में वो इतने लॉसेस हो जाएं दैट यू विल बी गोइंग फॉर लॉसेस। तो बेटा दिस डज नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। लेमैन ब्रदर्स, आप गूगल में जाकर लेमैन ब्रदर्स को देखना, आप गूगल में जाकर सत्यम कंप्यूटर्स को देखना, दे आर शोइंग रॉन्ग। उन्होंने प्रोविजन क्रिएट नहीं किया अपने लॉसेस का, और आज वो कंपनीज खत्म हो गई, लोगों का पैसा डूब गया। तो बेटे एग्जांपल लिखें, अलायंस फॉर इनरिकवरेबल डेट, वी हैव डिस्कस इन द रिसीवेबल्स चैप्टर कि अगर डेट्स होंगे तो उसके ऊपर जो प्रोविजन क्रिएट करेंगे, अलायंस क्रिएट करेंगे, दैट इज अगेन अ एग्जांपल ऑफ प्रोविजंस। वी आर नॉट श्योर कि वो बैड डेट्स हो ही जाने हैं, we are not sure कि that person will become bankrupt, we are not sure कि that will be irrecoverable debt, but still as per the past experience, no doubt we are not aware of the uncertain timing, uncertain amount is there, but it will happen. So that is a future loss or a future expense and I should pass entry for that. तो allowance for irrecoverable debt, provision for taxation हम डिस्कस करेंगे बेटा।
One is the tax which you calculate from your own, while you were closing your own books of accounts, and then there is a taxation year as per which we calculate actual tax liability. तो दो तरह के टैक्स की लाइबिलिटी होती है, एक आपकी अपनी और एक आप उनसे कैलकुलेट करते हैं. तो दैट इज अ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन. देखेंगे प्रोविजन फॉर वारंटीज मैंने समझा ही दिया है. प्रोविजन फॉर रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स वी हैव डिस्कस दैट. As per IAS 37, provision is a liability. अब मैं IAS 37 ऑलरेडी बता चुका हूं, बट स्टिल अगर लिखेंगे तो अच्छा है बेटे. ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग्स ऑफ अनसर्टेन अमाउंट. तो एंड भी हो सकता है और भी हो सकता है. एन एंटिटी में फेस लीगल एक्शन, वो हो गया क्रिएशन ऑफ प्रोविजन एंश्योर्स प्रॉपर मैचिंग ऑफ. अब मैं जब प्रोविजन क्रिएट करूंगा तो बेटे इट विल फॉलो अ मैचिंग कंसेप्ट, इट विल फॉलो अ प्रूडेंस कंसेप्ट. तो बेटे प्रूडेंस कंसेप्ट और मैचिंग कंसेप्ट भी यही कहते हैं कि जिस पीरियड का रेवेन्यू है उसी पीरियड के एक्सपेंसेस या उसी पीरियड के लॉसेस उसी अकाउंटिंग पीरियड में बुक होने चाहिए, सो दैट यू शुड गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू. बस लास्ट पॉइंट बताना है कि इसका एंट्री कैसे करेंगे बेटे, बाकी सब बता दिया, कुछ मुश्किल है ही नहीं. आई थिंक आई हैव टोल्ड यू व्हाट आर द एंट्रीज टू बी पास फॉर अलाउंस फॉर बैड डेट्स. तो हम एक्सपेंस का नाम डेबिट कर देंगे, ठीक है जी. तो एक्सपेंस की जगह वैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस भी लिख सकते हैं, बिकॉज ऑल एक्सपेंसेस विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस. तो मैंने नेट एंट्री लिख दिया और आप यहां पर एक्सपेंस का नाम भी लिख सकते हैं, एक्सपेंस डेबिट. या जैसे हम बना रहे हैं प्रोविजन फॉर अलाउंस फॉर debts, allowance for irrecoverable debts. So my entry will be allowance for irrecoverable debt debit, credit provision for allowance for irrecoverable debt, और warranty account debit, क्रेडिट प्रोविजन फॉर वारंटीज. और बेटर रहेगा आप प्रॉफिट एंड लॉस में डायरेक्टली ट्रांसफर कर दीजिए. तो मैंने इसलिए नेट एंट्री लिख दी, डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, क्रेडिट द नेम ऑफ दैट प्रोविजन. ठीक है जी. तो आप लिखें प्लीज प्रोविजंस आर क्रिएटेड बाय दिस. इफेक्ट नंबर 1 विल बी प्रॉफिट विल बी रिड्यूस एज पर द मैचिंग कंसेप्ट. जब हम एक्सपेंस को बुक कर रहे हैं, फ्यूचर एक्सपेंस को आज ही बुक कर रहे हैं बिकॉज अनसर्टेन टाइमिंग था, अनसर्टेन अमाउंट है, बट बिकॉज इट रिलेट्स टू दिस ईयर एज पर द मैचिंग कंसेप्ट आई एम बुकिंग इन दिस ईयर, सो माई प्रॉफिट विल गेट रिड्यूस एंड इट विल बी शोन एज अ लायबिलिटी. अभी आपने हिंदुस्तान लीवर की बैलेंस शीट देखी थी क्या? ये देखिए, ये देखिए क्या है, ये क्या है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ये क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस. तो बेटे प्रोविजंस आर दोज थिंग्स विच आर ऑफ अनसर्टेन पीरियड, अनसर्टेन टाइमिंग एंड अनसर्टेन अमाउंट, बट दे हैव टू बी इनकर्ड. होप आपको बात समझ आ गई है. मैंने गूगल से आपको बताने की कोशिश की है. तो बेटे आइए 3 क्राइटेरियाज लास्ट में बस, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर जो है ना, नेक्स्ट लेक्चर कंटीजेंट लायबिलिटी जो अभी नहीं करा रहा, नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा. बट बेटे उसको ज्यादा क्लैरिटी से आपको समझ आएगा अगर आपने ये 3 क्राइटेरियाज लिख लिए. तो 3 क्राइटेरियाज टू बी फुलफिल्ड एज पर IAS 37. पहला क्राइटेरिया, एन एंटिटी हैज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट. भूतकाल में कुछ हुआ था, पास्ट टेंस में कुछ किया था और आज उसकी ऑब्लिगेशन है, बट आई एम नॉट अवेयर हाउ मच इज अमाउंट एंड हाउ मच विल बी द टाइमिंग. क्राइटेरिया 2, इट इज प्रोबेबल दैट आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज विल बी देयर. वारंटी दी, गुड्स बेची, बट मुझे नहीं पता कितने पैसे खर्च होंगे, बट होंगे. एंड थर्ड इज a reliable estimate can be made on the amount of obligation because I am not aware how much amount I have to incur. So these are the 3 criteria. आप दोबारा से एक बार देख लें, बड़े इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया दोस्तों, लिखने हैं, इंपॉर्टेंट है फॉर योर MCQs. 3 criteria to be fulfilled as per IAS 37, because next lecture में हम contingent liabilities की बातें करेंगे, contingent assets की बातें करेंगे, practical questions करेंगे. तो ये criteria अभी clear कर लेंगे तो next lecture आपके लिए easy रहने वाला है. ठीक है जी. 3 criteria to be fulfilled. Criteria 1, an entity has a present obligation as a result of past event. It is probable that outflow of resources will be there and a reliable estimate can be made of the amount of obligation. नेक्स्ट क्लास में हम इन तीनों क्राइटेरिया के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे. आज के लिए इतना ही. लेक्चर 1 मैंने कंप्लीट कर दिया है. पेबल, प्रोविजंस एंड कंटिजेंट लायबिलिटीज की डिस्कशन कर रहे हैं. नेक्स्ट लेक्चर 2 में मैं इस चैप्टर को फिनिश कर दूंगा. आज का लेक्चर एक बार दोबारा से आप सुने. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल.